साथियों, अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट स्टडी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे उसकी परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन बात करेंगे कोशिका की आकृति और साइज किस प्रकार होती है, किस प्रकार की आकृति और साइज मानव शरीर के अंदर या जीवों के अंदर कोशिका की पाई जाती है। मानव शरीर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उसके ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली है जिसका नाम है आरबीसी, दूसरे का नाम डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल और तीसरी जो है वो है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। इसका जो आरबीसी होती है इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं इसे, या श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। और वाइट ब्लड सेल होता है इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं इसे, इसको कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। और वाइट ब्लड सेल होता है इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। बात करते हैं बेटा श्वेत रक्त कणिकाएं और जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इनका कार्य क्या होता है, क्या काम होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल होती है, ये मानव शरीर के अंदर जो अपना रक्त होता है वो लाल करने में सहायता प्रदान करती है। इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, एक जो लाल वर्णक होता है, लाल वर्णक जिसे कहा जाता है, लाल वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन के कारण ये जो रक्त होता है अपना ये लाल होता है, ये एक लाल वर्णक पाया जाता है अपने जो रक्त होता है उसके अंदर। श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इसका काम होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है अपने शरीर के अंदर जो रोगाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उन रोगाणुओं को नष्ट करने में, इन रोगाणुओं को खत्म करने में ये सहायता करते हैं। रोगाणुओं को नष्ट करने में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जो रोगाणु कोई बाहर से रोगाणु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उन रोगाणुओं से लड़ने में ये सहायता प्रदान करते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं, ये प्लेटलेट्स अपने जो रक्त के अंदर थक्का बनाने में सहायता करते हैं। रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनाने में ये सहायता करते हैं। जब कोई भी ब्लड का प्रवाह होता है किसी भी दुर्घटना के कारण या फिर कोई चोट लग जाती है, उसमें जो रक्त का प्रवाह होता है उस रक्त के प्रवाह को ये प्लेटलेट्स या पट्टिकाएं होती है ये उसको रोकने में सहायता करते हैं। रेड ब्लड सेल होती है, इसके बारे में कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है, सभी शरीर के अंगों तक इसको पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। ऑक्सीजन प्रदान करना, इसके हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन का प्रवाह होता है शरीर के अंदर वो मुश्किल होता है। इसके बिना ऑक्सीजन का अगर प्रवाह होता है शरीर के अंदर, जब ऑक्सीजन का प्रवाह होता है वो ऑक्सीजन का प्रवाह मुश्किल हो जाता है इस हीमोग्लोबिन के बिना। इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रवाह में सहायता करता है, ऑक्सीजन के प्रवाह में ये मदद करता है। एक बार पुनः इसके बारे में देखते हैं, जो कोशिका की आकृति के बारे में देखते हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी है प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल और तीसरी प्लेटलेट्स जिसको पट्टिकाणु कहते हैं। आरबीसी को हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं कह सकते हैं। ये अपने शरीर के अंदर जो रक्त है उसको लाल करने में सहायता प्रदान करती है। इसके अंदर एक लाल वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के द्वारा जो अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है वो हीमोग्लोबिन अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह में मदद करता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा। श्वेत रक्त कणिकाएं होती, इनका काम होता है कि जो रोगाणु कीटाणु अपने बाहर से कहीं शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उन कीटाणुओं में ये सहायता करते हैं। और प्लेटलेट्स होते हैं, किसी दुर्घटनावश अपने अगर कोई चोट लग जाती है तो ये थक्का बनाने में सहायता करते हैं।
ये बात हो गई कोशिका की आकृति के बारे में। अब बात करते हैं कोशिका की जो साइज है, कोशिका की जो साइज के बारे में देखना, साइज क्या होती है उस साइज के बारे में देखते हैं। तो देखना, इसको मैं साफ करता हूं। अब देखते हैं कोशिका की साइज के बारे में देखते हैं। तो कोशिका की जो सजीवों के अंदर कोशिका की जो साइज होती है वो 1 मीटर का लगभग 10 लाखवां भाग होता है। 1 मीटर का अगर साइज की बात करें तो 1 मीटर का, ध्यान से समझना बेटा जी, 1 मीटर का लगभग 10 लाखवां भाग होता है। 10 लाखवें भाग के ये बराबर होती है जो सजीवों के अंदर कोशिका की बात करें तो। लाखवें भाग जिसको अपन माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 10 लाखवें भाग ये माइक्रोमीटर के रूप में होता है, माइक्रोमीटर में भी हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर में भी हो सकता है, माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर के रूप में भी हो सकता है। और आगे इसके बारे में और चर्चा करें तो जो कोशिकाएं होती है वो सामान्य तौर पर देखें तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। अपनी नग्न आंखों के माध्यम से कोशिकाओं को नहीं देख सकते। अगर इसकी साइज इतनी छोटी होती है बेटा जी, हम इसको किसके माध्यम से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। बिना सूक्ष्मदर्शी के अपन इसको देखना मुश्किल होता है, ठीक है, नामुमकिन के बराबर है, ठीक है। और इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से अपन नहीं देख सकते इसको। सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका जो प्रतिबिंब होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसके माध्यम से? सूक्ष्मदर्शी से इसका एक प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है और इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अपन कोशिका की संरचना को देखते हैं। आगे अगर बात करें, सामान्य रूप से सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसकी साइज है 0. सबसे छोटी कोशिका है, अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी कोशिका की जो साइज की बात करूं, जो सबसे छोटी से छोटी कोशिका है वो कितनी छोटी हो सकती है? तो सबसे छोटी कोशिका की साइज है वो होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो कितनी होती है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसकी साइज ही होती है। और ये किसकी होती है? अगर किसी उदाहरण की बात करें तो ये जीवाणुओं के अंदर होती है। जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, उसकी साइज होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसकी साइज, सबसे बड़ी कोशिका होती है उसकी साइज की बात करूं तो उसकी साइज होगी लगभग, अगर आपको मैं कहूं तो 170 mm यानी माइक्रोमीटर से इसका अगर कहें तो 130 माइक्रोमीटर के समथिंग इसके बराबर होती है। 170 माइक्रोमीटर टू 130 माइक्रोमीटर के समथिंग इतनी बराबर होती है। तो ये जो कोशिका होती है किसकी होती है? अगर उदाहरण की बात करूं तो ये शुतुरमुर्ग, आपने नाम सुना होगा, शुतुरमुर्ग आपने नाम सुना होगा, और शुतुरमुर्ग की ही कोशिका होती है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर के अंदर लगभग 1 मीटर के बराबर कोशिका पाई जाती है। 1 मीटर समथिंग जो कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर पाई जाती है, वो अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर अपने जो सबसे बड़ी कोशिका 1 मीटर मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। किसी कोशिका के साइज के संबंध किसी पौधे अथवा जंतु पर नहीं कर सकते। किसी पौधे और जंतु के आधार पर ये साइज के बारे में अपन चर्चा नहीं कर सकते कि कोई जीव है उसके अंदर मतलब कोशिका के आधार पर इतना मतलब जीव होगा, ये फिक्स नहीं है। मतलब जैसे कोई हाथी है तो हाथी की साइज अपन चींटी से नहीं कर सकते कि चींटी के जितना, मतलब चींटी जितनी छोटी है हाथी इतना बड़ा है तो कोशिका जो हाथी की होगी वो बड़ी कोशिका होगी, ऐसा नहीं है। हाथी की जो संरचना बनी है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। छोटी छोटी कोशिकाएं जो चींटी के अंदर भी पाई जाती है, इतनी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हाथी की साइज बनी है। आप सामान्य रूप से उदाहरण समझ सकते हैं, ठीक है। किसी बड़े जीव की अगर अपन समझे, जैसे चूहे की कोशिका के बारे में समझे, चूहे का अगर अपन कहें हाथी से करें तो इनसे अपन सीधा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जीव के आधार पर ये होगा, ठीक है, जीव के आधार पर ये होगा। जीव की
संरचना के आधार पर होगा, इसके माप के आधार पर होगा। आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।